शाम के 7 बजे सूरज डूब चुका है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। रमेश खेत पर काम शुरू करने के लिए चौकीदार कालू से मिलने आया है। कालू भाई, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आज शाम से ही जुताई शुरू करानी है। काम कल देर रात तक चलेगा। मालिक, रात में काम मत करवाइए। क्यों? क्या दिक्कत है? रात में काम जल्दी होता है और मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। मालिक, मैं इस गांव में 40 साल से हूँ। ये खेत रात में ठीक नहीं रहता। इसे यूं ही चमेली का खेत नहीं कहते। अरे फिर वही कहानी। मदन भाई, आप भी ना दादी की तरह बातें करने लगे। मुझे इन अंधविश्वासों पर जरा भी विश्वास नहीं है। तभी मदन की नजर खेत की मेड़ पर पड़ती है। सुरेश भी नीचे देखता है। गीली मिट्टी पर किसी नंगे पांव के बहुत बड़े बड़े निशान बने हुए थे। ये किसके पांव के निशान हैं? कोई बड़ा जानवर नहीं मालिक, ये उल्टे पांव के निशान हैं। ध्यान से देखिए, एड़ियां आगे हैं और उंगलियां पीछे। ये गांव की उस बुरी आत्मा का काम है जो लोगों को रास्ता भटकाती है। इसे छलावा कहते हैं। हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो मदन। नहीं मालिक, ये मजाक नहीं है। अगर ये निशान खेत के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपके खेत में रात बिता कर गया है। और अगर ये निशान अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह अभी भी यहीं कहीं है। ये तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। शुक्र है। लेकिन मालिक, एक बात याद रखिए, अगर रात में आपके घर की खिड़की पर उंगली की टोंक टोंक की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी खिड़की मत खोलिएगा। वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो हाथ होता है। ठीक है मदन भाई, आप इन बातों पर ध्यान मत दो। शाम को काम शुरू होगा, बस मजदूरों को इकट्ठा कर लेना। उस रात अमावस्या थी। रात के ठीक 12 बजे चांद पूरी तरह छिपा हुआ था। सुरेश और सुमन अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। चारों ओर एक अजीब सी असहज चुप्पी छाई हुई थी। अचानक घर के बाहर दूर खेत की दिशा से महिलाओं के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये हंसी ये इंसान की नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सुरेश। चलो सुबह होते ही यहाँ से चले चलते हैं। तभी खिड़की पर धीमी लेकिन साफ टोंक टोंक की आवाज आई। यह उंगली से खिड़की पर दी गई दस्तक जैसी थी। सुरेश और सुमन एक दूसरे को घूरने लगे। उन्हें मदन की चेतावनी याद आ गई। मत खोलो सुरेश, प्लीज मत खोलो। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। वह हिम्मत जुटाकर धीरे से बिस्तर से उतरा और दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा। उसने साहस करके बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और खेतों की ओर से आती अजीब सी सरसराहट। जैसे ही सुरेश पीछे मुड़ा, कमरे में अचानक भयानक ठंड फैल गई, मानो किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। और इस बार आवाज खिड़की के बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आई थी। तभी दूर खेत की मेड़ पर उन्हें एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। हे भगवान, बचाओ! सुरेश और सुमन डरे सहमे बिस्तर पर दुबके हुए थे। पूरे कमरे में सड़ी हुई घास और गीली मिट्टी की तेज दुर्गंध फैल गई थी। अचानक घर के दूसरे कोने से एक कड़कती हुई आवाज गूंजी। ओ दुष्ट आत्मा, यह घर पवित्र है। यहाँ तेरा कोई वास नहीं। दूर हट, दूर भाग यहाँ से। बाहर खड़ी सफेद आकृति ने भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी तेज थी कि सुरेश और सुमन के कान सुन्न पड़ गए। चीख के बाद वह आकृति तेजी से पीछे हटी और खेतों की ओर भाग गई। घर के बाहर की सरसराहट भी अचानक गायब हो गई। दादी, आप ठीक तो हैं? ये क्या था? मैं पहले ही जानती थी कि तुम दोनों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उस छलावे की हिम्मत तो देखो, मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो औरत थी क्या? नहीं बेटा, वह औरत नहीं, वह चमेली की प्रेत आत्मा है। वह कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं, बल्कि सपनों का छलावा है। वह भटकती नहीं, वह शिकार करती है। वह रात में सबसे पहले किसी एक इंसान को चुनती है जो उसकी सीमा यानी खेत की मेड़ पार करता है। फिर पूरी रात उसे डराती है। अगर वह इंसान अगले 3 दिनों तक डर के मारे गांव छोड़कर भाग नहीं जाता तो चौथे दिन वह उसका खून चूस लेती है। यह सुनकर सुरेश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे याद आया कि कल वह उसी खेत में गया था और वहां उसे उल्टे पांव के निशान दिखाई दिए थे। लेकिन दादी, वो यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि उसने सुरेश को चुन लिया है। गांव में एक पुरानी कहावत है, चमेली जिसे चुनती है वह या तो मरता है
या हमेशा के लिए पागल हो जाता है। तो अब क्या होगा? क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, भागने से कोई फायदा नहीं। जो भागता है उसे वह और तेजी से पकड़ती है। हमें इसका सामना करना होगा। चमेली को केवल एक चीज से डर लगता है, सत्य, और उसका सत्य उस बूढ़ी चुड़ैल के पास छिपा है। दादी के निर्देश पर सुरेश, सुमन और मदन गांव के सबसे पुराने वीरान कुएं के पास पहुंचे। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। दादी ने बताया था कि उसी कुएं के पास एक बूढ़ी औरत रहती है जो चमेली के भूतिया रहस्यों को जानती है। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और पास की एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुक गए। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी दिए की रोशनी झिलमिला रही थी। सुरेश ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा और धकेला। झोपड़ी के अंदर एक बेहद बूढ़ी और दुर्बल महिला जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। अचानक वह बिना उनकी ओर देखे ही बोल उठी, मैं जानती थी कि तुम आओगे। सुरेश, तुम चमेली के जाल में फंस चुके हो। सुरेश सिहर उठा। वह डर गया। उसे उसका नाम कैसे पता चला? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं समय हूँ बेटा। मैंने चमेली को उसकी मौत से पहले देखा था। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह प्यार की भूखी थी। प्यार की भूखी? हाँ, चमेली को एक किसान से प्रेम था। उसका नाम रघु था, लेकिन रघु ने उसे धोखा दे दिया और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। अपमान और गुस्से में चमेली ने उसी खेत में फांसी लगा ली। मरते समय उसने कसम खाई कि वह किसी भी खुशहाल इंसान को उस खेत में चैन से नहीं रहने देगी, खासकर नए किसानों को। तो वह सिर्फ बदला लेने के लिए भटक रही है? नहीं बेटा, अब वह सिर्फ बदला नहीं ले रही, वह शक्ति चाहती है। जब वह किसी को मारती है तो उसकी आत्मा की शक्ति चमेली की शक्ति को और बढ़ा देती है। अगर सुरेश बच भी गया तो वह और मजबूत हो जाएगी। मरते समय चमेली ने एक चीज अपने पास छुपा ली थी, जिससे उसका सारा प्यार और सारी नफरत जुड़ी हुई थी। वह चीज थी एक तांबे का सिक्का। उसने उसे उसी खेत के सबसे पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ दिया था। जब तक वह सिक्का बाहर नहीं निकलेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उस रात सुरेश, सुमन और मदन पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैल गई। चारों ओर से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। क्यों खोद रहे हो मेरी जमीन? तुम मेरे प्यार के धोखे की निशानी चुरा रहे हो। हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी मदन के फावड़े से किसी कठोर चीज से टकराने की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई और एक छोटा गोल तांबे का सिक्का बाहर निकाला। सिक्का सदियों पुराना लग रहा था। सुरेश ने तुरंत वह सिक्का अपने हाथ में लिया और पास बने छोटे से जल कुंड की ओर भागा। वह जल कुंड गांव वालों द्वारा बनाया गया एक पवित्र स्थान था। सुरेश ने पूरी ताकत से वह तांबे का सिक्का पानी में फेंक दिया। जैसे ही सिक्का पानी में गिरा, खेत में उठ रहा तूफान तुरंत थम गया। हवा शांत हो गई। रोने और फुसफुसाने की आवाजें अचानक गायब हो गईं। अगली सुबह 6 बजे सुरेश और सुमन गहरी नींद से जागे। कमरे में अब न कोई ठंडक थी, न सड़ी हुई गंध। दादी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। रात बीत गई बेटा, छलावा चला गया। और उस दिन के बाद चमेली का खेत फिर कभी भूतिया नहीं कहलाया।